बातें बाइस्कोप की। आज बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। ये सूरज, चांद और धरती एक दिन नहीं थे और हम जानते हैं एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये नहीं रहेंगे। इस ब्रह्मांड में शायद एक ही वस्तु ऐसी है जो सदा रहेगी, वो है समय, वक्त। ये वक्त कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कोई नहीं जानता। बस वक्त के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि ये कभी रुकता नहीं। हर पल हमारे आगे से गुजरता रहता है, या कहिए हमें गुजारता रहता है। आदमी वक्त की रस्सी से बंधा उसका गुलाम है, और जब ये गुलाम वक्त की ताकत को चुनौती देता है तो इस नादानी की सजा उसे अवश्य मिलती है। वक्त को दिए गए ऐसे ही एक नादान के एक चैलेंज को जमीन बनाकर B.R. चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी। 1965 में रिलीज होने वाली इस रंगीन फिल्म का नाम था वक्त। आज बाइस्कोप की बातें होंगी इसी फिल्म को लेकर। फिल्म वक्त के बारे में जानकारियां बटोर कर लाए हैं अशोक अय्यर, और सहायिका राजलक्ष्मी की मदद से इन जानकारियों में लिपटी बाइस्कोप की बातें हमें सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। पहले वक्त से जुड़ी दो खास बातों का जिक्र हो जाए। पहली तो ये कि फिल्म वक्त B.R. फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली पहली रंगीन फिल्म थी, और दूसरी ये कि कुछ लोग इस फिल्म को भारत की पहली मल्टी स्टार फिल्म कहते हैं। यानी कुछ फिल्म पंडितों के अनुसार फिल्म वक्त पहली फिल्म थी जिसमें अपने दौर के कई लोकप्रिय सितारे एक साथ पर्दे पर अवतरित हुए। फिल्म वक्त के निर्माता तो थे B.R. चोपड़ा, लेकिन इसका निर्देशन किया था B.R. चोपड़ा के छोटे भाई, यानी आज के जाने माने निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने। बलराज साहनी, राजकुमार, सुनील दत्त, साधना, शशि कपूर और शर्मिला टैगोर जैसे सितारों की अदाकारी से सजी इस फिल्म की कहानी ने यह साबित किया कि वक्त बड़ा बलवान होता है और इसके सामने इंसान की हस्ती कुछ भी नहीं है। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। ये भी वक्त का ही खेल है कि पहले फिल्म वक्त को राज कपूर अपने बैनर R.K. फिल्म्स के लिए बनाने वाले थे, मगर इसे बनाया B.R. चोपड़ा ने। हुआ यूं कि वक्त के कहानीकार अख्तर मिर्जा एक शाम राज कपूर को फिल्म वक्त की कहानी सुनाने के लिए जाने वाले थे। इत्तेफाक से उसी दिन दोपहर में अख्तर मिर्जा B.R. चोपड़ा से मिलने गए और उन्हीं के साथ दोपहर का खाना खाया।
खाने के दौरान ही मिर्जा साहब ने B.R. चोपड़ा को बताया कि वे एक कहानी किसी बड़े निर्माता को सुनाने जा रहे हैं। बातों ही बातों में अख्तर मिर्जा ने वो कहानी B.R. चोपड़ा को भी सुना दी। कहानी सुनकर चोपड़ा साहब ने कहा कि कहानी मुझे बहुत पसंद आई है। जिन्हें आप कहानी सुनाने जा रहे हैं, उन्हें यदि ये कहानी पसंद नहीं आए तो कृपया मुझे दे दीजिएगा। शाम को अख्तर मिर्जा ने राज कपूर को ये कहानी सुनाई। राज कपूर को कहानी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। इसके बाद अख्तर मिर्जा ने राज कपूर के दफ्तर से ही B.R. चोपड़ा को फोन करके बताया कि फिल्म वक्त की कहानी आपकी हुई। सचमुच ये वक्त का ही जादू था कि एक ही पल में इसके निर्माण की रूपरेखा बदल गई। सच ही वक्त का आगा पीछा कौन जान सकता है। फिल्म वक्त की कहानी चोपड़ा साहब को मिल गई तो अब आई कलाकारों की बारी। ये कहानी 3 बेटों और उनके पिता के इर्द गिर्द घूमती थी। B.R. चोपड़ा ने पिता के रोल के लिए पहले पृथ्वीराज कपूर को और बेटों के रोल के लिए राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को चुना। मगर बिमल रॉय ने B.R. चोपड़ा को यह सलाह दी कि दर्शक इन तीनों सगे भाइयों को पर्दे पर बिछड़े हुए भाइयों के रूप में देखना पसंद नहीं करेंगे। B.R. चोपड़ा ने बिमल रॉय की बात मान ली और तीनों भाइयों के रोल के लिए राजकुमार, सुनील दत्त और शशि कपूर को लिया। हालांकि फिल्म में राजकुमार की जगह पहले किशोर कुमार को लिया गया था, मगर बाद में निर्देशक यश चोपड़ा ने सुझाव दिया कि देखने में रौबदार लगने वाले किसी कलाकार को लिया जाए। अभिनेता राजकुमार उन्हें इस रोल के लिए बिल्कुल फिट लगे और सचमुच राजकुमार ने अपनी एक्टिंग, अपने स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी के दम से फिल्म को दमदार बनाया। इस फिल्म में राजकुमार के डायलॉग आज भी मशहूर हैं। राजा के गम को किराए के रोने वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी चिनाय सेठ। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चिनाय सेठ। फिल्म वक्त में सुनील दत्त की हीरोइन के लिए पहले माला सिन्हा को लिया गया था, लेकिन एक सीन के लिए हीरोइन को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना था। इस पर माला सिन्हा ने एतराज किया और यह फिल्म छोड़ दी। तब माला सिन्हा की जगह साधना को लिया गया। फिर शशि कपूर की हीरोइन के लिए शर्मिला टैगोर का चुनाव हुआ और फिल्म के केंद्रीय किरदार यानी लाला केदारनाथ के रोल के लिए बलराज साहनी का चुनाव हुआ। कहने की आवश्यकता नहीं कि अपनी बेमिसाल अदाकारी से बलराज साहनी ने इस किरदार में ही नहीं बल्कि फिल्म वक्त में भी 4 चांद लगा दिए। जरा याद कीजिए वो सीन जिसमें बलराज साहनी अपनी जोहरा जबी पर अपनी जान कुछ इस अंदाज में कुर्बान करते हैं। मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शोखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं,
ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। फिल्म वक्त का एक और शानदार पहलू था इसका मधुर संगीत। साहिर लुधियानवी के लिखे गीतों को संगीतकार रवि ने इतनी मीठी धुनों से सजाया था कि आज भी इन्हें सुनकर श्रोताओं के चेहरे पर खुशी छा जाती है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तू मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है। अब जरा वक्त की कहानी का जायजा लिया जाए। लाला केदारनाथ यानी बलराज साहनी एक ऐसा शख्स है जो किस्मत और वक्त पर भरोसा नहीं करता। उसका विचार है कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। मैं अपने बेटों को क्या बनाऊंगा आज आपको बताता हूं। इधर आओ मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मेरा बड़ा लड़का कुक्कू, इसे मैं बैरिस्टर बनाऊंगा। और ये मंझला बबलू, ये मेरी तरह जरा बुद्धू है, इसे दुकान पर बिठाऊंगा। और ये मुन्नू मेरा राजा बेटा, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, विलायत भेजूंगा। और मैं कहता हूं पंडित जी अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई परवाह नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं राज करें। वक्त इंसान से कब क्या कराए ये नहीं कहा जा सकता लाला जी। अच्छा लाला जी चले, इजाजत दीजिए। नमस्ते। लाला केदारनाथ आने वाले सुनहरे दिनों की कल्पना में उड़ान भर रहे थे। वो इस बात से एकदम बेखबर थे कि वक्त भूकंप की शक्ल में जल्दी ही करवट लेने वाला है। लक्ष्मी, जब बनाने वाले ने ये दुनिया बनाई होगी तो उसे इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी मुझे अपना ये छोटा सा घर बनाकर है। अब तुम देख लेना मैं अगले साल क्या करने वाला हूं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाऊंगा और एक चमचम करती हुई शानदार मोटर गाड़ी खरीदूंगा। जब उसमें बैठकर तुम, मैं और मेरे शहजादे सैर करने के लिए निकलेंगे तो लोग कहेंगे वो देखो वो जा रहा है लाला केदारनाथ।
दौलत के नशे में मगरूर केदारनाथ को वक्त ने ऐसा झटका दिया कि देखते ही देखते उनका खुशहाल परिवार तबाह हो गया। सभी एक दूसरे से बिछड़ गए। लेकिन वक्त केवल यहीं नहीं रुका। केदारनाथ एक कत्ल के इल्जाम में जेल पहुंच गए और तीनों बेटे अलग अलग बिखर गए। सबसे बड़ा बेटा राजा, जिसे केदारनाथ बैरिस्टर बनाना चाहते थे, एक चोर बन गया। वो चिनॉय सेठ नाम के एक इज्जतदार कहलाने वाले शख्स के लिए काम करता था, मगर इसी चोर राजा का दिल चुराया जज साहब की बेटी मीना यानी साधना ने। अब जाहिर है ऐसी सूरत में मीना का चुराया हुआ हार राजा अपने पास कैसे रखता। सो जनाब राजा मीना को उसका चुराया हुआ हीरों का हार वापस करने के लिए आ पहुंचे। आपका हार, सालगिरह मुबारक। ये हार आप? जी, मेरा नाम राजा है। आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। आपके डैडी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। ओह, डैडी। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर राजा। हूं तो मैं बिन बुलाया मेहमान, फिर भी सालगिरह मुबारक। डैडी, हार। ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? इन्होंने दिया है। ये चोर की तरफ से तोहफा है। मिस्टर मित्तल, कल रात आपके यहाँ चोरी हुई। चोर भागता हुआ मेरे मकान में घुस आया और दीवार फांदते वक्त हार उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर गया। जब सुबह नौकर मेरे पास लेकर आया तो मैंने सोचा कि पुलिस के हवाले कर दूं। फिर ख्याल आया कि आपकी खुशी में क्यों बाधा डालूं। मैं आपका सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारी खुशी को दोबाला कर दिया। लाला केदारनाथ का दूसरा बेटा बबलू यानी रवि मतलब सुनील दत्त एक अच्छे घर में पनाह और परवरिश पाकर जवान हुआ और एक नामवर वकील बन गया। ये क्या हो रहा है? तू कहाँ चला गया था रे? तेरे पिताजी बहुत बिगड़ रहे थे। ओ बुरे गुजार, तू तो नहीं बिगड़ रही थी ना? अरे मैं क्या बिगड़ूंगी, तू तो इस घर का उजाला है बेटे। जब से आया है लहर बहर हो गई मेरे घर में। ओ माँ। लाला केदारनाथ का तीसरा बेटा विजय यानी शशि कपूर अपनी मां लक्ष्मी अर्थात अचला सचदेव के साथ ही था और कॉलेज में पढ़ रहा था। माँ, तुम मेरा जन्मदिन न मनाया करो। जब यह दिन आता है तुम रोती ही रहती हो। कहाँ रोती हूँ बेटा, आंखों से आप ही आंसू निकल आते हैं। मगर तू कितनी बहादुर है। दिन रात मेहनत की, कपड़े सिए, मगर मुझे पढ़ाया लिखाया जरूर। इस साल में बीए हो जाऊंगा। माँ तो अकेली रह गई थी, फिर भी तूने हिम्मत नहीं हारी। मगर भगवान हिम्मत हार गया, उसने तेरा साथ नहीं दिया। क्यों सुख नहीं पाया किस्मत को मेरा? बाप कहा करता था राज कराऊंगा बेटों को। रवि को जिन्होंने पाला था और वकील बनाया था, उन्हीं दंपत्ति की बेटी रेणु यानी शर्मिला टैगोर विजय के साथ कॉलेज में पढ़ रही थी और पढ़ाई के साथ साथ विजय से मोहब्बत भी कर रही थी। दिलजले साहब नमस्ते। मेरा नाम विजय। सच? सुनिए, अरे सुनिए तो, आप भी कमाल की चीज है। लड़की बात कर रही है तो ले जा रहे हैं। कॉलेज ही जा रहे हैं ना? जी। आइए मैं ले चलती हूँ। शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा। आप इतने नाराज क्यों हैं? गाड़ी मैंने नहीं बनाई। देखिए, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं पैदल चलना शुरू कर दूंगी। आइए। सहारे आ
दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। वक्त की घड़ियां गुजरती रहीं। लाला केदारनाथ जेल में बंद थे, मगर हर लम्हा अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करते और हर बरस अपने बेटों के जन्म दिवस पर जेल में मिठाई बांटते। लाला जी, आज ही के रोज आप हर साल मिठाई बांटते हैं, क्या बात है? क्या करेंगे पूछकर जेलर साहब? ऐसे ही सारे साल की पूंजी आप आज के दिन लुटा देते हैं, आखिर क्यों? आज ही के दिन तो मेरा सब कुछ लुट गया था जेलर साहब। जो कुछ जाग जाग कर बरसों में जमा किया था, आज की रात सबका सब सोते में चला गया। मेरे 3 बेटे थे जेलर साहब, तीनों की सालगिरह आज ही के दिन हुआ करती थी। किस्मत ने उन्हें मुझसे छीन लिया। आज के रोज ये मिठाई बांटकर दुआ करता हूं कि वो जिंदा हो, जहां भी हो खुश हो। इधर राजा मीना पर दिलोजान से कुर्बान था और उधर मीना रवि की बाहों में सिमटकर ख्वाबों में खोई हुई थी। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, लहरा के अपने आप जवां जुल्फ खुल गई, हम अपने दिल पसंद पनाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन
निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आहा हा, आहा हा, ओ हो, ला ला ला, आहा हा, ला 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 ला। कह दी है दिल की बात नजारों के सामने, कह दी है दिल की बात नजारों के सामने, इकरार कर लिया है बहारों के सामने। दोनों जहान आज गवाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। ओ हो, आहा, आहा हा हा। राजा यानी राजकुमार और रवि अर्थात सुनील दत्त दोनों ही मीना से मतलब साधना से बेहिसाब मोहब्बत करते थे, मगर मीना सिर्फ रवि की दीवानी थी। राजा को वो केवल अपना अच्छा दोस्त मानती थी। हेलो मिस्टर राजा। हेलो मीना, हम बहुत बार आए, तुमसे आजकल मुलाकात नहीं होती। अजी गुले गुलजार, आपसे तो क्या आजकल इनकी अपने से मुलाकात नहीं होती। राजा साहब। हेलो रवि। मियां तुम भी तो नहीं दिखाई देते। अजी लानत भेजी, हम भी कोई दिखाई देने की चीज है। गुले गुलजार, पिकनिक हो जाए, तफरी रहेगी। पिकनिक? तूफान हमदम एक रेस हो जाए हमारी आपकी। यस मिस्टर राजा, जो जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम जीतने वाले की मर्जी से या आपकी मर्जी से? जीतने वाले की मर्जी से। चलो रवि। दैट्स वंडरफुल। आओ चश्मा बुलबुल आओ। रवि, रेस तो तुम्हारे हमारे दरम्यान है, इन्हें बीच में क्यों डाल रहे हो? चलो मान गए तूफान हमदम, गुले गुलजार खंडाला घाट के ऊपर मुलाकात होगी। ओके ओके, रेडी, ऑल सेट। या गुले गुलजार और कौन जीतेगा? आपको राजा साहब। तूफान हमदम क्या गाड़ी चलाते हैं, चश्मा बुलबुल, अब इनकी मर्जी का इनाम इन्हें दे दो और अपनी मर्जी का इनाम हमें दे दो। ओके ओके। मांगिए राजा साहब। मांगिए राजा साहब। क्या मांगते हैं? मांगिए ना जनाब। ये बात अब इनके हमारे दरमियान है। इस वक्त क्या मांगूंगा, फिर कभी जब वक्त आएगा मांग लूंगा। दैट्स वंडरफुल। आइए चाय पिए। आइए आइए तूफान हमदम। मीना राजा की इस बात को बिल्कुल भूल गई, मगर राजा ने इसी इनाम को लेकर अपनी सारी उम्मीदें सजा रखी थीं। आपने कभी कुछ देने का वादा किया था साहब को? मैंने? जी। क्या? इनाम। कौन सा इनाम? भूल गई? बिल्कुल भूल गई। और हमारा पागलपन देखिए, सारी उम्मीदें हमने इसी इनाम से बांध रखी हैं। ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई। आप समझे तो गंभीर है, आप ना समझे तो कुछ भी नहीं। तो फिर बताइए डालिए, कौन सा नाम? मोटर की रेस के दिन आपने वादा किया था जिसका। अच्छा वो। मैं तो समझी थी, हंसी हंसी में बात खत्म हो गई। मांगे, क्या मांगते हैं? राजा मीना से अपनी मोहब्बत का इजहार कभी कर नहीं पाया, मगर जब उसे ये मालूम हुआ कि मीना रवि को चाहती है तो उसका खून उबलने लगा। वो रवि को कत्ल करने के इरादे से उसके घर जा पहुंचा,
मगर वहां रवि के बचपन की तस्वीर देखकर उसने पहचान लिया कि रवि और कोई नहीं, बचपन में बिछड़ा हुआ उसका अपना भाई बबलू है। अपने भाई को पहचान लेने के बाद अब राजा उसकी जान लेने की बात कैसे सोचता। अब तो वो अपने बबलू पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। बबलू, बबलू, मेरा भाई बबलू, 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 मंगनी मुबारक। थैंक यू। तुम आज बहुत खुश हो ना? हाँ राजा साहब, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपना इनाम मांग सकता हूँ। मांगिए। बस यही मांगता हूँ मीना कि रवि को कभी कोई तकलीफ मत देना, उसे दुनिया की तमाम वो खुशियां देना जो कोई औरत आज तक किसी मर्द को नहीं दे सकी। चश्मे बुलबुल जाने बहार, तूफाने हमदम, गुले गुलजार। राजा साहब, हम आपको ढूंढते रहे, कल रात आप कहाँ थे? रवि, कल की रात एक बला की रात थी। मैंने ऐसा खौफनाक ख्वाब देखा कि जिस ख्याल आते ही बदन कांपने लगता है। ऐसा क्या ख्वाब था? हम भी सुने। मैंने देखा कि तुम अपने बिस्तर में मीठी नींद सो रहे हो, मेरे हाथ में खंजर है और मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा। बल्ला, फिर क्या हुआ? इतने में अचानक तुम एक छोटे से बच्चे में तब्दील हो गए और भैया कह के मुझे लिपट गए। गुले गुलजार, वो तो ख्वाब था। आओ हम एक दूसरे को सचमुच भाई समझ के लिपट जाएं। इधर लाला केदारनाथ जेल में अपनी सजा काटकर बाहर आए तो उन्होंने फिर एक बार अपने बिछड़े हुए परिवार को ढूंढने का इरादा किया। कौन चाहिए आपको? यहाँ पर कोई लक्ष्मी नाम की औरत रहती है? रहती थी, लेकिन वो मुंबई चली गई। मुंबई? उसका वहाँ कोई पता ठिकाना? पता तो मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर किसी और को मालूम? नहीं। लाला केदारनाथ को जब ये मालूम हुआ कि उनकी पत्नी लक्ष्मी बंबई में है तो वो उसे खोजते हुए बंबई आ पहुंचे। यहाँ किस्मत ने लाला जी को कई बार अपनी पत्नी और बेटों से मिलने का अवसर तो दिया, मगर वक्त हर बार दीवार बन गया और उन्हें अपने बेटों और पत्नी से नहीं मिलने दिया। इधर लाला केदारनाथ बंबई में अपने परिवार को खोजते हुए भटक रहे थे और उधर विजय को अपनी मां के इलाज के लिए रुपयों की सख्त जरूरत आन पड़ी। मजबूरी में उसने चुनाव सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर ली। रेनू उससे अब भी मोहब्बत कर रही थी, मगर विजय को दुनियादारी की मुश्किलात के सामने इश्क और रोमांस बेकार की चीजें लगने लगी थीं। क्या दो अजनबी आपस में बात नहीं कर सकते? तुम अभी तक बीती हुई कल में खोई हुई हो। इस हकीकत को मान लो रेनू, हम वही हैं जो इस वक्त मैं आगे बैठा गाड़ी चला रहा हूं, ड्राइवर हूं, तुम पीछे बैठी हो, मालिक हो। हम दोनों के दरमियान बहुत फासला है। लो, मैंने फासला कम कर दिया। आज गाड़ी क्यों रोक ली? जो फासला हमारे दरमियान है वो तुम्हारे आगे आ जाने से कम नहीं होगा। अब हम रेनू और विजय नहीं, मालिक और ड्राइवर हैं। अच्छा बाबा, ड्राइवर ही सही। ये बताओ, बॉम्बे आके मिले क्यों नहीं? क्यों मिलता? ये बताने के लिए कि देखो बंबई आकर मैंने कितनी तरक्की की, ड्राइवर बन गया। रेनू, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा। मत करो ऐसी बातें विजय, मत करो। तुम चले गए थे, मेरी आस टूट गई थी। सोचती थी दुनिया इतनी बड़ी है, अब तुम्हें नहीं खोज सकूंगी, मगर हम फिर मिल गए। क्यों? किस्मत को क्या मंजूर है? हमें क्यों बार बार मिलाती है? हमारा मजाक उड़ाने के लिए। नहीं विजय, नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ।
मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं रेनू, पर मेरी मोहब्बत बेवकूफी है। मैं सड़कों पे ठोकरे खाने वाला वो आदमी हूं जिसके पास खूबसूरत घर नहीं, खूबसूरत लिबास नहीं, खूबसूरत मुस्तकबिल नहीं, जो सिर्फ जानवरों की तरह जीने के लिए पैदा हुआ और इसी तरह मर जाएगा। विजय। रेनू विजय को अपने घर ले गई और उसने अपने भाई रवि से विजय को मिलवाया। भैया इनसे मिलने। मैं जानता हूँ, ये मिस्टर चिनाय का ड्राइवर है। मगर ये मेरे दोस्त हैं। तुम्हारा दोस्त? हाँ। क्या हुआ? रेनू, तुम अंदर जाओ। भैया। मैं कहता हूँ अंदर जाओ। मालूम होता है तुम अपनी हैसियत भूल गए हो। खबरदार जो आइंदा घर में कदम रखा। बहुत अच्छा साहब। गेट आउट। क्या हक था तुम्हें विजय से ऐसा बर्ताव करने का? मैं तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देती हूँ, भैया भैया करके सर पे बिछाती हूँ, और तुम मेरे दोस्तों को जलील करते हो। ये ड्राइवर कब से तुम्हारे दोस्त होने लगे? ड्राइवर होना क्या पाप है, जुर्म है? पढ़े लिखे होकर इंसानों का अंदाजा तुम उनके काम से लगाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन वो कौन है, कहां से आया है, किस खानदान से है? तुम जानते हो अपने खानदान। जब तुम्हें सड़क पर से उठा कर लाए थे, किसी ने माँ बाप का नाम पता पूछा था? और तुम आज भी क्या हो, एक निकम्मे आदमी जिसकी मदद न की जाए तो भूखा मर जाए। रेनू, क्या बकवास कर रही हो? नहीं माँ, ये ठीक कहती है। मैं अपने आप को भूल गया था, इसने मुझे नींद से जगा दिया। रेनू की सच्चाई ने जैसे रवि की आंखें खोल दी। उधर मीना की चाहत की वजह से राजा ने चिनाय सेठ का साथ छोड़ दिया था, मगर हालात एक बार फिर उसे अपराध की दुनिया में ले आए। आओ आओ राजा, कहो कैसे आ गई हमारी याद? माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनाय सेठ। माल क्या लाए? आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं। ओ, कीमत? चिनाय सेठ रवि मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? सगा भाई। ये रात कब मालूम हुआ तो? मंगनी से एक दिन पहले, उस रात जब मैं उससे ने रवि की जान लेने की नीयत से गया था। और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूँ। फिर बताते क्यों नहीं? इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है। और वो आदमी मैं हूं। हाँ, सौदा ये है चिनाय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा, और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि की आने वाली जिंदगी पर न पड़े। मुझे यह सौदा मंजूर कर। रवि कौन है, किसका बेटा है, ये ऐलान मैं बड़ी शान के साथ करना चाहता हूँ। और तुम्हारे ऐलान के लिए हम एक शानदार पार्टी देंगे। ये है मिस्टर राजा, और ये है हमारी रानी साहिबा। योर हाइनेस। प्लीज। मैंने कहा था ना, हीरो की कान है। ये काम आज होना चाहिए। चिनाय सेठ ने राजा को मजबूर किया कि वो पार्टी में रानी साहिबा के गले से हीरो का हार चुरा ले। राजा हार चुराने ही वाला था कि तभी बलबीर नाम के एक आदमी ने पार्टी में मीना के साथ बदतमीजी की। जाने मन, अकेली क्यों खड़ी हो? हमारा इंतजार हो रहा है, जरा इधर तो आओ। कहाँ चाहिए जाने मन, मेरे पास तो आओ। जलील, तुझे मालूम नहीं शरीफ लड़कियों से कैसे बात की जाती है? तुमने मुझे मारा। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। राजा, हजाओ चिनाय से इधर पिया हुआ है। चलो, कम ऑन, गेट आउट। राजा साहब, आप जैसा दोस्त बहुत नसीब वालों को मिलता है। आज अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। तुमसे क्या बताऊं रवि, मैं क्या करने वाला था। दिल की बात दिल ही में रह गई। ऊपर वाला नाम मेहरबान हो गया। आओ, तुम्हें घर छोड़ दूं? आओ।
चिनॉय सेठ भी बलबीर से नाराज हुआ, क्योंकि उसी की वजह से रानी साहिबा का हार वो हासिल नहीं कर सका। गुस्से में आकर चिनॉय सेठ ने बलबीर को थप्पड़ दे मारा। इस पर बलबीर ने चाकू निकाल लिया और दोनों की हाथापाई हो गई, जिसमें बलबीर मारा गया। चिनॉय सेठ ने बलबीर की लाश को राजा के कमरे में पहुंचा दिया। जब ये कांड हो रहा था तभी विजय वहां आ पहुंचा और उसने ये सारा माजरा देख लिया। चिनॉय सेठ ने विजय को उसकी मां के इलाज के लिए बहुत सारे रुपए दिए और उसे खामोश रहने के लिए कहा। कत्ल का इल्जाम राजा पर आ गया। लाश को देखते ही जब घबराकर राजा भाग रहा था तो लाला केदारनाथ ने उसे धर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वक्त की चाल देखिए कि बाप के हाथों बेटे को गिरफ्तार करवा दिया। राजा सलाखों के पीछे पहुंच गया और अब उस पर खून का मुकदमा चलना था। चुप क्यों हो? तुम भी यही समझती हो खून मैंने किया है? नहीं राजा साहब, राजा साहब, कोई वकील कर लिया है आपने? नहीं, मगर सोच चुका हूं किसे करना है। कौन है? अपना रवि। रवि? हाँ राजा साहब, आपने मुझे याद किया। तुम्हें मेरा मुकदमा लड़ना होगा रवि। आपका मुकदमा? तुम मेरे वकील हो। राजा साहब, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। आप नहीं जानते मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, आपको अपना बड़ा भाई समझता हूं। मैं उसी भाई की मोहब्बत का वास्ता देता हूं रवि। मेरा ये मुकदमा तुम्हें लड़ना होगा। वक्त अजीब करवटें ले रहा था। राजा का एक भाई उसके खिलाफ झूठी गवाही देकर उसके लिए फांसी का फंदा तैयार करवा रहा था और दूसरा भाई उसे जी जान से बचाने की कोशिश में लगा था। रवि सचमुच अच्छा वकील था। उसने बचाव का मोर्चा संभाला तो इल्जाम के पांव लड़खड़ाने लगे। कातिल दो नहीं, कातिल सिर्फ एक आदमी है और वो है मिस्टर चिनॉय। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर चिनॉय को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। वो गवाह के कटोरे में है, मुल्जिम के कटोरे में नहीं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं योर ऑनर। होना है मुल्जिम के कटोरे में ही चाहिए था, इसलिए कि अभी अभी मुझे एक ऐसी शहादत मिली है जिससे तमाम शुबे यकीन में बदल जाते हैं। वो बात जो अब तक सिर्फ अल्फाज की हद तक थी, उसने अचानक जिस्म और रूप अख्तियार कर लिया है। इस अदालत में बैठा हुआ हर शख्स, हर इंसान हैरान रह जाएगा जब उसे यह मालूम होगा कि वो चीज जो इस वक्त मेरे हाथ में है वो है आला कत्ल, वो हथियार जिससे खून किया गया, वो चाकू जो मकतूल बलबीर की मौत का सबब बना। और इस पर मिस्टर चिनॉय का नाम लिखा हुआ है। ये झूठ है, गलत है। मैं कहता हूं इस पर आपका नाम लिखा हुआ है और मैं कहता हूं कि ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं पूछता हूं ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मिस्टर चिनॉय, बलबीर आपके चाकू से मारा गया। नहीं, वो मेरे चाकू से नहीं बल्कि आपने। मिस्टर चिनॉय, कहिए कि वो अपने चाकू से मारा गया है। बताइए इस अदालत को कि आप ये राज जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि आप उस रात सोए नहीं थे, ड्राइवर ने आपको जगाया नहीं था, लाश घसीटने वाले आप थे, लाश अलमारी में आपने रखी थी, ड्राइवर ने मोटर की रोशनी में आपको देखा था, उसे रिश्वत आपने दी थी, बलबीर का खून आपने किया है। आप खूनी हैं। अदालत ने राजा को बाइज्जत बरी कर दिया और यहीं अदालत में लाला केदारनाथ ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को पहचान लिया। वक्त ने जो छीन लिया था उसे कई मोड़ों और कई बरसों के बाद लाला जी को वापस लौटा दिया। लक्ष्मी, लाला जी। तुम्हारा छोटा मुन्नू। मुन्नू, मेरे बच्चे। लक्ष्मी, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। लक्ष्मी, तुम लोगों से बिछड़कर मैं कहां कहां ठोकरें खाता था। कहीं तुम्हारा और बच्चों को पता नहीं चला। मेरा राज मुझे मिलते मिलते रह गया। बहुत पुरानी बात है।
मुझे पता चला वो एक अनाथ आश्रम में है, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले पहले वो वहां से जा चुका था। मैं कब का मर गया होता, लेकिन इसी हास पे जिंदा रहा कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं शायद तुम लोग मुझे मिल जाओगे। मुन्नू कैसा गबरू जवान हो गया है। मुन्नू बच्चे, आज तेरे भाई होते हैं बबलू, राजू, वो भी तेरे जैसे जवान होते हैं। लाला जी, अगर मैं आपको आपके बबलू और राजू से मिलवा दूं तो? क्या कह रहा है? मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूं, जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तेरे लिए जान दे दूं। बोल तो सही, कहाँ है वो? ये बबलू है, मैं राजू हूं। बबलू है? तू बबलू है? तू बबलू? भगवान, भगवान, तूने मेरी दुनिया मुझे दे दी। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। लक्ष्मी, ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुजरने से पहले वक्त कितना लंबा मालूम होता है, काटे नहीं कटता, लेकिन गुजर जाने के बाद सदियां पल बन जाती हैं, जैसे कुछ सपना देखा हो। आज फिर वही लाला केदारनाथ है और वही उसका कारोबार। ये तो कुछ भी नहीं पिताजी, आगे आगे देखिए हम तीनों भाई से क्या आलीशान चीज बनाते हैं। सारे शहर पे अपना राज होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा न कहे। मैंने भी एक बार यही बात कही थी। वक्त ने तमाचा मारा मेरे मुंह पे, सारे परिवार को तिनका तिनका करके बखेर दिया। आज हम सबको फिर मिला दिया है। क्यों? ये बताने के लिए कि वक्त ही सब कुछ है। वक्त ही बनाता है और वक्त ही बिगाड़ता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने फिर से हमारे दिन फेर दिए। लक्ष्मी, भगवान ने जो कुछ लिया था सूद समेत लौटा दिया। बेटों के साथ बहुएं भी आ गई। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। फिल्म वक्त अपने वक्त की ही नहीं, आने वाले वक्तों की भी एक कामयाब फिल्म बनी। वक्त से पहले फिल्मों में हीरोइनें शलवार कमीज या साड़ी पहना करती थीं। साधना ने निर्देशक यश चोपड़ा से कहा कि वे वक्त से एक नई ड्रेस, चूड़ीदार कमीज की शुरुआत करना चाहती हैं। यश चोपड़ा इसके लिए तैयार नहीं हुए, मगर साधना भी कम जिद्दी नहीं थी। उन्होंने ड्रेस डिजाइनर भानु अथैया के साथ बैठकर चूड़ीदार कमीज तैयार करवाई। इसके बाद एक दिन यश चोपड़ा जब साधना के घर पर आए तो साधना ने इसी ड्रेस में उनका स्वागत किया। यश चोपड़ा को यह ड्रेस बहुत पसंद आई और जब दर्शकों ने साधना को पर्दे पर इस नई ड्रेस में देखा तो उनकी निगाहों में भी चमक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया? किसके
वक्त की काफी शूटिंग कश्मीर में की गई थी। वक्त में मोतीलाल ने भी वकील का किरदार निभाया था। वे बतौर निर्देशक यश चोपड़ा के काम से बहुत खुश थे। वक्त के दौरान शर्मिला टैगोर इंडस्ट्री में नई नई आई थीं। उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, कश्मीर की कली। शर्मिला की मातृभाषा है बंगला और उन दिनों वे हिंदी अच्छी तरह नहीं बोल सकती थीं। लेकिन वक्त के लिए उन्होंने अपनी संवाद अदायगी पर बहुत मेहनत की और अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई। वक्त के एक गाने में ड्रीम सीक्वेंस था। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग की तैयारियां चल रही थीं, तभी सिने म्यूजिशियंस यानी साजिंदों ने हड़ताल कर दी। इसके साथ साथ गायक और गायिकाओं ने भी रिकॉर्डिंग बंद कर दी। यश चोपड़ा बेहद परेशान थे क्योंकि सुनील दत्त और साधना की डेट्स मिल गई थीं और सेट भी तैयार हो गया था, मगर पास में गाना नहीं था जिसकी शूटिंग होनी थी। तब फिल्म के संगीतकार रवि ने खुद ही हारमोनियम लेकर अपनी आवाज में वो गाना रिकॉर्ड कर दिया। सुनील दत्त के लिए तो फिर भी ठीक था, मगर साधना को भी इस गाने के लिए रवि की आवाज पर ही होठ हिलाने पड़े। बाद में उसी धुन पर इस गाने को महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने गाया। मैंने देखा है कि कोहरे से भरी वादी में मैं ये कहता हूँ चलो आज कहीं खो जाएं। मैं ये कहती हूँ कि खोने की जरूरत क्या है, ओढ़ कर धुंध की चादर को यही सो जाए। रिलीज के वक्त भी फिल्म वक्त के साथ वक्त ने अपना खेल दिखाया। एन रिलीज के मौके पर भारत को 1965 के युद्ध में जूझना पड़ा और जगह जगह ब्लैकआउट होने की वजह से नई फिल्मों का रिलीज होना रोक दिया गया। फिल्म वक्त भी युद्ध की समाप्ति का इंतजार करती हुई पर्दे पर उतरने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन अंत में जब वो अवसर आया तो वक्त की लोकप्रियता का झंडा जुबली बनकर लहराया। उस साल यानी 1965 में फिल्म वक्त को 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। बेस्ट डायरेक्टर यश चोपड़ा, बेस्ट स्टोरी अख्तर मिर्जा, बेस्ट डायलॉग्स अख्तर उल ईमान और बेस्ट फोटोग्राफी धर्म चोपड़ा। राजकुमार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। BR फिल्म्स के बैनर पर बनी सार्थक फिल्मों की फेहरिस्त में फिल्म वक्त का नाम लाजवाब श्रेणी में भले ही नहीं आए, इसे कामयाब बेशक माना जाएगा। और कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि कोई विचार, कोई फलसफा या कोई शिक्षा फिल्म के माध्यम से समाज तक पहुंचानी हो तो उस फिल्म का कामयाब होना बहुत आवश्यक होता है। फिल्म लोकप्रिय होगी तभी उसकी तालीम लोगों तक पहुंचेगी। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो
पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, 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 जो भी है बस यही एक पल है। आपने सुनी फिल्म वक्त की बातें, यानी साहिल लुधियानवी के गाने, अख्तरुल ईमान के संवाद और अशोक अय्यर की फिल्म वक्त के बारे में जानकारियां। अशोक अय्यर की तहरीर को गीतों और संवादों से सजाकर आपकी खिदमत में पेश किया लोकेंद्र शर्मा ने, और फिल्म वक्त की बातों को पेश करने में लोकेंद्र शर्मा की सहायिका थी राजलक्ष्मी। अब इनके साथ साथ मुझे यानी रेनू बंसल को भी अगले हफ्ते तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। बायोस्कोप की बातें।